Hi students, welcome to your favorite channel of IIT Manthan. I am Sahil. Let's continue with the lecture of atomic structure. हमने लास्ट क्लास में बोहर का मॉडल पढ़ा था. बोहर के मॉडल में क्या क्या निकल के आया था. एक तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. याद करो, Z²/n². फिर वेलोसिटी निकल के आई थी. कितनी थी वेलोसिटी? थी 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. और क्या था, रेडियस निकल के आया था. तो उनकी थोड़ी सी अब डेरिवेशन देखते हैं. हमने फॉर्मूले देख लिए हैं. तो डेरिवेशन कई बार क्या होता है, इसमें तो डेरिवेशन डायरेक्टली तो नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन डेरिवेशन कई बार क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हम डेरिवेशन के बाद याद रखें, जो फॉर्मूले जिन फॉर्मूलेस की हमें डेरिवेशन पता हो, चाहे याद ना हो लेकिन पता हो, वो फॉर्मूलेज हमें मेमोराइज करने में इजी होते हैं एज कम्पेयर टू जिनकी डेरिवेशन ना पता हो. कुछ फॉर्मूलेज आपको डायरेक्ट दे दिए जाएं और कोई फॉर्मूला आपको डिराइव करके दे दिया जाए, तो मेमोरी जो है डिराइव के बाद ज़्यादा अच्छे से याद रखती है. तो इट्स ऑलवेज बेटर, अगर पॉसिबल हो तो डेरिवेशन देख लेनी चाहिए फॉर्मूले की. हमने रेडियस का रिजल्ट लिखा था लास्ट क्लास में. बोहर के मॉडल में रेडियस कितना आया था, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z. और वेलोसिटी आई थी 2.18 मीटर पर सेकेंड. z/n, हाँ ये थी वेलोसिटी, राइट. ठीक है, तो देखते हैं बोहर ने क्या कहा था. बोहर ने एक तो कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है. याद करो, मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोहर मॉडल का, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है. क्वांटाइज का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं उठा सकता, उसको फिक्स कर दिया है वैल्यूज. तो एंगुलर मोमेंटम ये है, कौन कौन सी वैल्यूज ये उठा सकता है, mh/2π, राइट, वेयर n इज 1 2 3. मतलब पहला अगर ऑर्बिट होगा तो उसकी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की h/2 होगी. दूसरा ऑर्बिट होगा तो 2h/2π h/π. इस तरह से क्वांटाइज हो गया. तो एक तो रिजल्ट ये है हमारे पास. दूसरा याद करो हमने क्या डिस्कस किया था. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है. जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, देखो इस पत्थर पे जब हम रस्सी बांधते हैं और ऐसे घुमाते हैं, तो हाथ पे फोर्स लगता है कुछ, है ना. अपने आप तो नहीं घूमता रहता, हमें कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब एक सर्कल में चक्कर लगाने के लिए जो फोर्स लगाए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मतलब जो भी चीज सर्कल में घूम रही है उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा होगा उसके ऊपर. जैसे अगर हम पत्थर पे धागा बांध के उसको घुमाएं तो हमारा हाथ दे रहा है वो फोर्स, और इलेक्ट्रॉन को कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में भी फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो काम आ रहा है. तो ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब जो सर्कल में घूमने का फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में. तो दोनों की वैल्यूज भी इक्वल होंगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो ये है 1/4πε0 Q1 Q2/r². और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे फिजिक्स में. अभी के लिए क्या याद रखना है, ये क्या क्या वैल्यूज हैं. देखो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है घूमने की, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की है, रेडियस भी इलेक्ट्रॉन का है, ये भी रेडियस है. ये क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा होता है, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो, राइट. दो चार्जेस के बीच में फोर्स हो. तो कौन से दो चार्जेस हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स है हमारा इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा फोर्स है न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर हो Z. याद करो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, Z इज एटॉमिक नंबर, है ना. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट जब पढ़ा था हमने, तो क्या पढ़ा था, ये Z और ये A. ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये मास नंबर. तो ये Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस.
तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देख रहे हैं ना हम। तो न्यूक्लियस पे क्या है, कितने प्रोटॉन्स होंगे उतना चार्ज है उसके ऊपर, वो Z ले लिया हमने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E मान लें अगर, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं K। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, देखो आप ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी कांस्टेंट। अभी स्कोप के बियॉन्ड है ये, हमें अभी क्या याद रखना है कि इस पूरे को 4 वैल्यू तो कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, नाम ही कांस्टेंट है उसका। तो इस पूरे को हमने K मान लिया, गलती नहीं है कोई, पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है, सेम रहेगी वैल्यू इसकी, तो इसको K मान लिया हमने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E मान लिया, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Z टाइम्स E मान लिया है ना। सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 10, तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन होंगे, तो चार्ज क्या हो गया 10 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर 10 प्रोटॉन है तो उसके 10 गुना है, तो वही चीज की है हमने, उसको 10 गुना लिखी। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हम फोर्स देख रहे हैं कितनी है। तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज, एक हमारा न्यूक्लियस है उसका चार्ज हो गया Z टाइम्स E। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही रहा, ये 2 प्रोटॉन है तो 2E हो गया, 3 है ना। चार्ज तो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे। और R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। परमिटिविटी कांस्टेंट बिल्कुल अभी बेशक ना भी याद रहे कोई बात नहीं। क्या किया है हमने, K, इसको K मान लिया, एप्सिलॉन नॉट भूल जाओ बेशक अभी के लिए। चार्जेस ले लिए हमने, फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अब काम की बात क्या है, हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं। एक तो आया बोहर के एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज से, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला कहाँ आया कि सर्कल पे घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक वहां से आया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, और वेरिएबल कितने हैं, मास इलेक्ट्रॉन तो पता है भाई, वो तो जे थॉमसन ने E/m दिया था, फिर मूलिकर ने चार्ज दिया, तो मास तो आया हुआ है हमारे पास, ये वेरिएबल नहीं है। वेलोसिटी नहीं पता अभी हमें, रेडियस नहीं पता, n पता है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, पाई पता है, 2 पता है, k पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, z भी नहीं पता, करेक्ट। E भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, रेडियस नहीं पता, और वेलोसिटी नहीं पता। तो अभी हम बोल सकते हैं कि हमें इन दोनों इक्वेशन में 2 इक्वेशंस हैं, और V एंड R हमें नहीं पता है, मतलब वेलोसिटी और रेडियस हमें नहीं पता है। Z तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो एलिमेंट होगा उसका देख लेंगे एटॉमिक नंबर कितना है, वैल्यू पुट कर देंगे। N भी हम निकाल सकते हैं, शेल नंबर अगर वो बता दे कि हाँ सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फर्स्ट शेल है, तो बता सकते हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये चीजें बताए अगर वो, तो मास, वेलोसिटी और रेडियस, तो उसको ऐसे रखते हैं। लेट्स से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए होती है, 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं। जहां से रेडियस ये स्क्वायर है, ये r है, इसको कैंसिल कर दो, ये क्या बन गया mv² r, मैं r को यहां ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू KEZE। कोई गलती तो नहीं है, देखो ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज KEZE mv² r, ठीक है। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी या रेडियस, कुछ भी एक चीज निकालनी है। चलो वेलोसिटी निकालते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं mvr इंटू v इज इक्वल टू KEZE। कोई गलती तो नहीं है, वेलोसिटी को अलग से लिखिए, तो v² तो हो ही जाएगा। mvr की वैल्यू वहां से पुट कर लेते हैं, nh/2 इंटू v इज इक्वल टू KZE², राइट। वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस तो चलो रेडियस की चीज नहीं आई यहाँ पे, रेडियस की टर्म नहीं आई यहाँ पे, mvr हमने यहाँ से रिप्लेस कर लिया। देखो बहुत सारे तरीके हैं, एक बार 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, उसके बाद तो मैथ्स है, कितने भी तरीके से कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, mvr यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, इंटू v इज इक्वल टू KZE²। वेलोसिटी बन गई
2 पाई, ये उतर गई, के जेड स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड बाय एन। ध्यान से देखो इसको, हमने क्या किया, सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लिया और z बाय n को एक तरफ ले लिया। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई गलती तो नहीं है, चेक करो। तो ये रिजल्ट है, इसको अच्छे से लिखते हैं, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड बाय एन। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, मतलब सिर्फ ये तो कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू हमें पता है, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है। इसको जब रिप्लेस करोगे सबकी वैल्यूज तो रिजल्ट आया 2.18 इंटू 10 पावर 6। अच्छा, यहाँ 6 नहीं लिखा था, यहाँ भी लिखो, मीटर पर सेकेंड। और z बाय n डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का होगा तो अलग, लीथियम का होगा अलग, हाइड्रोजन का अलग, और शेल नंबर भी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किस में है। तो ये रिजल्ट याद करो, ये वैल्यू याद रखने की है। अब तुम पूछोगे कि इसमें याद रखना है कि नहीं, एक बार करके देख लो अच्छे से खुद से, ठीक है, खुद से ड्राइव करोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, बेटर चांसेस है, इजी है याद रखना अगर खुद से ड्राइव करते हो तो। और दूसरी चीज, इसके अंदर मास कहीं नहीं है, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर चार्ज डबल करें, मास डबल कर दें इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए देख सकते हो, वेलोसिटी की टर्म में मास कहीं नहीं है और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। तो अगर कई बार एक क्वेश्चन आते हैं कि इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी, तो इसको 2 गुना करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो अगर कुछ याद रखना है तो ये याद तो ये तो रखना ही है, खैर याद, और कुछ एक्स्ट्रा याद रखना है तो ये याद रख सकते हो, लिख सकते हो, वेलोसिटी का मास का वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चार्ज का पड़ सकता है, चार्ज से कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन। तो हमारे पास वेलोसिटी का रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया, ई की वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी हो गया, रेडियस का नेक्स्ट। तो चलो कोई भी फॉर्मूला एक लिख लो, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। हमारे पास v है तो r भी आ जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई इंटू mv, है ना, mv इधर आ गया नीचे, r ये आ गया, ओके। अब v आया हुआ था हमारे पास, अरे वो कहां चला गया, v की वैल्यू क्या थी, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, चेक करो एक बार, 2 पाई स्क्वायर, v की वैल्यूज थी 2 पाई ई स्क्वायर के बाय एच, 2 पाई ई स्क्वायर के बाय एच, ठीक है, सही लिखी है, इंटू जेड बाय एन, इंटू जेड बाय एन। तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, ई की, v की, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम, और वेलोसिटी की एज इट इज वैल्यू 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन एच इंटू एम, ठीक है। वेलोसिटी की जो पहले हमने डिराइव की थी वैल्यूज, वो सारी एज इट इज हमने यहां लिखी। उसके बाद क्या आ गया, रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, के का है के यहाँ है, एन स्क्वायर को अलग से लिख देते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही वैल्यूज है रेडियस की। एन स्क्वायर जेड पे डिपेंडेंट है और ये बाकी सारे कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इस पे तो बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो रेडियस भी हमें आ गया, हमें दिख रहा है रेडियस, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कितनी निकल के आई है, इतनी 0.529 एंगस्ट्रॉम, और दूसरी टर्म्स क्या है, एन स्क्वायर बाय जेड। तो हमने रेडियस और वेलोसिटी की टर्म्स डिराइव कर ली। हमने देखा कि रेडियस एन स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर बाय जेड आएगा और वेलोसिटी में जेड बाय एन आएगा। इनकी वैल्यूज हमने सॉल्व नहीं की, हमने मान लिया कि हाँ सॉल्व करके ये आया होगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। और अगर तुम पूछो कि और क्या याद रख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी में हमने क्या याद रखा था, जो भी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी ड्राइव की, तो क्या याद रखा था कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है वेलोसिटी, और चार्ज के स्क्वायर से है, राइट। रेडियस में इतना याद रख सकते हो, रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1 मास ई स्क्वायर, ये दोनों पे है, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। बस अगर डेरिवेशन से कुछ चीज याद रखनी है तो ये याद रख सकते हो, रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। उसके बाद एनर्जी की टर्म्स भी देखते हैं कि कैसे डिराइव कर सकते हैं, कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन के पास और आपस में उनका क्या रिलेशन है। तो ये रिजल्ट हो सके तो याद रखो रेडियस और वेलोसिटी में। नेक्स्ट इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो तीन ही चीजें हैं देखो जिन पे बोहर मॉडल में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कौन सा, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, और खास करके इनकी वैल्यूज पे। ये तो बिल्कुल टिप्स पे होनी ही चाहिए, ये तो बहुत बात की बात है, ये टिप्स पे होनी चाहिए। और एनर्जी भी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह की होगी, एक तो उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जीज होंगी और ये मिला के क्या होगी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तुमने क्या पढ़ा है अभी तक क्लासेस में कि उसकी हाइट की वजह से होती है, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में, और साथ में यहाँ पे लेकिन वो वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली एनर्जी है, जो चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब साथ में हो तो जो एनर्जी आएगी वो वाली एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तुमने ग्रेविटी की वजह से पढ़ी हुई है mgh, केवल वही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसको कैसे बोल सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था, उसमें क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, इसमें K Q1 Q2 अपॉन R है सिर्फ, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, K जेड ई स्क्वायर है ना, ये ई आ जाएगा, ये जेड ई आ जाएगा, अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज अलग से लो, इसकी वैल्यूज अलग से लो, और इसमें एक चार्ज नेगेटिव भी आएगा, राइट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव, न्यूक्लियस का पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेट नेगेटिव आएगी। इसके अंदर हम रेडियस की वैल्यू डाल सकते हैं जो तुम्हारा रिजल्ट आया था पहले, इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू डाल सकते हैं, हमारा रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद क्या याद रखना है, जो हमें ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू (13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट), आगे z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पॉजिटिव है ये,
है ना, v स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या रखनी है, याद क्या रखनी है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये याद रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, मगर ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है ना। इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, टोटल एनर्जी गिवन हो, तो बस सिर्फ इसका नेगेटिव ले लो, इसका नेगेटिव ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यही बन गया। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, इनके साइन बराबर है मगर ये इससे दुगनी है, तो ट्वाइस कर देना। तो ये दो फॉर्मूले बाय हार्ट हो, अच्छे से याद हो। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर है, बस साइन चेंज है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से दुगनी होगी। यही बातें सारी याद रखने की, किस किस में, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोहर्स मॉडल, ये नोट कर लो पॉइंट। बेसिक बोहर मॉडल जहां लिखा है उस पे एक और पॉइंट लिख लो नीचे। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट्स हुए थे बोहर मॉडल के, ये 7वां बना के लिख लो। बोहर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। स्पीशीज में एटम भी आ गया, एटम कौन सा आया, हाइड्रोजन का, और आयंस भी आ गए। इसका मतलब है अगर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन होगा, एटम होगा या फिर आयन होगा। एटम तो हाइड्रोजन का ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता जिसपे ये एप्लीकेबल है। आयन अगर जिसका है हीलियम का है, जैसे लिथियम का है, तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हीलियम के पास अगर हीलियम का एटम हो तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस होगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो ये He+ के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर लिथियम की बात करें, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें अगर तो चार्ज आ जाएगा, ये इस पे ये एप्लीकेबल है। लिथियम एटम पे नहीं है, Li+ पे भी नहीं है। Li में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, बच गया 1, तब एप्लीकेबल है उसके ऊपर। बेरिलियम की बात करें अगर, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकाल दो, तब इसके 1 इलेक्ट्रॉन बच गया सिस्टम में। अब इस स्पीशी के ऊपर एप्लीकेबल है बोहर मॉडल। तो हम समझ गए कि जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि बोरोन X+, ठीक है, बोरोन पे, वैसे बोरोन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बोरोन एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज X+, what is X+ if Bohr's model is applicable on this. What is X+ if Bohr's model is applicable on this? हाँ, तो क्या होगा, देखो अगर बोहर मॉडल एप्लीकेबल है तो इस सिस्टम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोरोन के पास है कितने, 5, तो 4 जाएंगे तभी बात बनेगी। तो X हैज टू बी 4, 4 इलेक्ट्रॉन गए बोरोन के अंदर से, 1 रह गया, तभी बोहर्स का मॉडल उस पर एप्लीकेबल है। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोहर मॉडल जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही एप्लीकेबल है, विच इज हाइड्रोजन एटम, रेस्ट आयंस है। So next question, find the radius of an electron
in hydrogen atom for n equal to 3। तो रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो पहले तो, इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। 0.529 इंटू n कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन z। z क्या आ गया हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये कितना हो गया 9 9 81, 18 और 8 26, 45 और 2 47, 4.761 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लिख सकते हो, या फिर 4.761 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो ये आंसर है, इतना रेडियस होगा फॉर n इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, फिर इसका बी पार्ट, इन हीलियम आयन Hg+ फॉर n इक्वल टू 2। तो अगेन फॉर्मूला याद करो, 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम में। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n का स्क्वायर 4 अपॉन हीलियम के लिए z क्या है 2 है। पीरियोडिक टेबल में जाओ, एटॉमिक नंबर्स क्या है, हाइड्रोजन हीलियम ही ली बी, हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरिलियम। तो ये कितना हो गया दुगना 18 5 10, ये हो गया करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो गया। तो यानी हमें n और z पता हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी आयन का या हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी पे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम present in fourth shell, second, Be3+ आयन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होंगे, इसलिए ही इस पे एप्लीकेबल है। अगर यहाँ सिर्फ बी लिख दें, बी एटम लिख दें, तो आंसर क्या लिखोगे, सॉरी बोहर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बेरिलियम एटम, ये लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है प्रेजेंट इन थर्ड शेल। 3F क्या होता है थर्ड, RD, थर्ड शेल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा 1 और ये 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के केस में ए पार्ट में 2.18, 21.8 बना दो। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, हर एक का अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। मैंने 21.8 ले लिया, इसको 5 बना दिया 6 की जगह, और 4 था तो ये क्या आ गया 4 5 20, 4 16, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था ए पार्ट। फिर बी पार्ट में इसी का एक्सटेंशन ले लेते हैं थर्ड शेल। इस पे चार्ज कितना है Z, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का, ही ली बी 4 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z कितना है इसका 4, n कितना है 3। अगेन 21.8 ले लो,
10^6 into 4/3, ये हो जाएगा 7.3 के आसपास। 7.3 into 12 12 29.2, ये अप्रॉक्स आएगा 2.92 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा अगर आंसर गलत हो तो कमेंट करके बताओ। तो यही आना चाहिए, 2.18 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। दिस इज द आंसर। मतलब हमें वेलोसिटी हो चाहे रेडियस हो, हमें क्या दो चीजें चाहिए, इलेक्ट्रॉन का z चाहिए एटॉमिक नंबर, मतलब हमें एटम पता हो कि हाइड्रोजन है या आयन पता हो कौन सा है, हम z निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पता हो तो वेलोसिटी और रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन है एनर्जी पे। फाइंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो टोटल एनर्जी भी निकालनी है, ठीक है। फाइंड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6th ऑर्बिट। ये ए पार्ट ले लो, 6th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और बी पार्ट करते हैं 7th ऑर्बिट ऑफ Li2+। ठीक है, Li का एटम नंबर होता है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बात बन गई, 1 रह गया। एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑफकोर्स इसका यूनिट है। तो 6th में निकालनी है। पहला केस देखो, हाइड्रोजन एटम का है, Z1 हो गया और N हो गया 6, तो आंसर आएगा अपॉन 36, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -0.36 4 3 36 into 3 लिखना पड़ेगा, 0.3, ये है कितना 90 और 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 का मतलब है 28 और 7 से थोड़ा सा कम है, 7 6 42, तो 0.37 के आसपास रहेगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो हाइड्रोजन एटम में है, 6th ऑर्बिट में है। सेकेंड चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने क्या पढ़ा था, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम, जस्ट दैट साइन इज डिफरेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यही है, बस साइन चेंज कर दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी दुगनी है और साइन यही है, इसका दुगना क्या हुआ, -0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी आ गई अगर, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। टोटल एनर्जी भी है कितनी, -0.37। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0.37, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी दुगनी, साइन विल बी सेम। अब हम लिथियम के पास चलते हैं, बी पार्ट के पास। Let's move on to the B part. फॉर्मूला वही है, -13.6 Z²/n², यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6, लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन, ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसको ऐसा करो, 6 ले लो, तो यहाँ पे आएगा 36। 3 था तो 3² 9,
6 था, 6 स्क्वायर 36, और ये हो गया 9 4 था 36, तो इसको लिख सकते हैं हम -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन Li2+ आयन। ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ साइन प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इससे दुगनी होगी, साइन नहीं चेंज होगा। तो ये है तीनों रिजल्ट्स एनर्जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एनर्जी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस बताया हुआ है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, रेडियस बताया हुआ है तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, रेडियस से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एनर्जी में यूज होगी। चलो, जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529, ये एंगस्ट्रॉम में ही है। ठीक है, n²/z ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ये रेडियस का जो फॉर्मूला है कितना है? 8.464। z कितना होगा हाइड्रोजन के लिए? z होगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 लिख लेते हैं। n निकाल लो, n आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी की आ ही जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी का। n इज इक्वल टू 8.464 अपॉन 0.529, n² इज इक्वल टू, राइट। ठीक है, n क्या होगा? कोई होल नंबर होगा, मतलब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसको निकालते हैं, 8.464 अपॉन 0.53 करेंगे। तो 0.5 है या 8 के आसपास है। 10 गुना इसको करोगे तो 5.3 आएगा, और 16 के आसपास आना चाहिए। 16 गुना करके 0.53 इंटू 6 31, ये 16 के आसपास आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्स 16। हो सकता है एग्जैक्ट अगर करो तो पूरी तरह डिवाइड भी हो जाए, लेकिन होना चाहिए होल नंबर ही। तो मैंने दिमाग क्या लगाया? पहला क्या है? होल नंबर 1, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर क्या है? पहला 1, फिर 4, फिर 3 का 9, फिर 16 है। 16 के आसपास था, इसलिए मैंने फटाफट गैस करके 16 लिख दिया। नहीं तो अगर अच्छे सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो n इज इक्वल टू 4 इन दिस केस। अब n4 आ गया तो फिर एनर्जी निकालनी तो बहुत आसान है। एनर्जी क्या होती है? -13.6 z² अपॉन n²। n² क्या है? 16 है, या फिर n क्या है? 4। तो याद भी होनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बोहर मॉडल शुरू किया था तो मैंने क्या बताया था कि एनर्जी जो है याद रखनी है पहले 4 शेल्स की। तो वो याद है तो बहुत अच्छा है। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इज इक्वल टू 4। n इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक एनर्जी याद होनी चाहिए, वरना सॉल्व भी कर लोगे तो यही आएगा। तो द आंसर इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले 3 क्वेश्चन में इंडिविजुअल रेडियस अलग से देखा हमने, वेलोसिटी अलग से देखी, एनर्जी अलग से। इसमें क्या था? रेडियस की हेल्प से n मिल गया हमें, फिर n की हेल्प से हमने एनर्जी निकाली। नाउ एक बार पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से। रेडियस की बात करना है, किस किस के लिए? पहले लिथियम के लिए Li2+, 4th ऑर्बिट में, फिर हाइड्रोजन के लिए 6th ऑर्बिट में। इसको A बोल रहा है हाइड्रोजन को, उसको B बोल रहा है। A और B निकाल लें हम, अगर अलग से निकाल सकते हैं। अभी तक यही किया था हमने, रेडियस वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें रेडियस निकाल लेते हैं, अच्छी वाली वैल्यूज आ रही थी। तो A अलग से निकाल लें, B अलग से निकाल लें तो X भी आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई। हाइड्रोजन A की बात करते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 n²/z। तो z क्या हुआ हाइड्रोजन? मैं A की बात कर रहा हूं पहले। z क्या हुआ हाइड्रोजन के केस में? 1 हुआ। n क्या हुआ? 6 हुआ, तो n² 36 हो गया।
तो आर ए या फिर ये ए के केस में रेडियस क्या हो गया 0.529 इंटू 36, यही ए है हमारा। सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि लास्ट में एक्स की वैल्यू पे फिर निकालने में दिक्कत आएगी। इसको एज इट इज ही लो एंगस्ट्रॉम में 0.529 इंटू 36। तो ये हमारे पास है बी। फिर इसी फॉर्मूले से बी निकालने की कोशिश करते हैं। 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है लिथियम का 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन जेड। लिथियम का जेड कितना होता है 3 होता है, तो ये 3 हो गया एंगस्ट्रॉम। सॉल्व नहीं करते, इज इक्वल टू बी। लास्ट में इजी पड़ेगा इसमें ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमारे पास ए और बी आ गए। इनको ऐसे लिख लो a इज इक्वल टू एक्स बी। ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बी की वैल्यू पुट करो इधर, x अपने आप आ जाएगा। चलो a की वैल्यू लिखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स इंटू बी। बी क्या था ये 0.529 इंटू 16 अपॉन 3। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं हम। x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 अपॉन 16। तो 4 से काट दो, 4 4 9। x इज इक्वल टू 27 अपॉन 4। डिपेंड करेगा ऑप्शन किस फॉर्म में है। p बाई क्यू फॉर्म में तो इतना ही छोड़ देंगे, बिल्कुल डेसिमल्स में लाना है तो 6.75। तो x इज इक्वल टू 27/4 या फिर 6.75। तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5th ऑर्बिट बी। ठीक है, पहले ए निकाल लेते हैं। हीलियम के लिए क्या फॉर्मूला है रेडियस का, बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था 4th, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। तो ये और इसका नंबर भी क्या होगा 6 होगा। 0.529 ए की बात करते हैं पहले, इनटू क्या फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन क्या है 7 स्क्वायर अपॉन जेड। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये ए आ गया। ऐसे ही बी भी आ जाएगा। बी क्या है 0.529 इंटू क्या फॉर्मूला होता है रेडियस का एन स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन जेड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। ए इज इक्वल टू एक्स बी। ए भी आ चुके हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी। बी एज इट इज लिख दो, इंटू 25 अपॉन 4। यहाँ पे 2 था, ठीक है। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है और बेरिलियम का 4 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया एकदम, ये भी कैंसिल हो गया 2। तो x इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 25। अप्रॉक्स 4 के आसपास आएगा ये, या फिर 98 अपॉन 25। डेसिमल्स में लाना है तो 3.9 3.92 आएगी इसकी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम एमिशन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल है ये टॉपिक, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।